नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं अनन्या जी, जिन्होंने 65 बीपीएससी में रैंक 115 हासिल की है। स्वागत है अनन्या जी आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू मैम। अनन्या, पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयां, आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है एंड यू आर सिलेक्टेड फॉर बिहार एजुकेशन सर्विस। अब आपकी जर्नी एक ऑफिसर के तौर पर शुरू होने वाली है, लेकिन मैं चाहती हूँ जो जर्नी रही है, जो पढ़ाई रही है आपकी ऑफिसर बनने से पहले, वो आप थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। हाँ बिल्कुल मैम, मुझे भी बहुत सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। और मेरी जो जर्नी रही है मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी कि मैं ऑलरेडी सर्विस में हूँ। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में हूँ मैं एज ए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। और मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पे ऑलरेडी प्रमोट होने वाली ही हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। तो और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मेरा मीडियम हिंदी रहा है और मेरी ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर ही रही है। तो मैं अपने ऑफिस के दौरान जो हमारे जो सर लोग रहते हैं, आईआरएस सर लोग रहते थे, तो उनसे मुझे बहुत इंस्पायरेशन मिलती थी। और फिर मैंने सोचा कि मुझे भी पीसीएस की तैयारी करनी है और फिर मैंने अपनी कदम बढ़ाया। अनन्या, आपने जैसे बताया कि आप ऑलरेडी कार्यरत हैं सेंट्रल एक्सरसाइज डिपार्टमेंट में, और वहां से आपने जब ऑफिसर्स को देखा, आईआरएस ऑफिसर्स को देखा, तब आपको ये प्रेरणा मिली कि आप इस सर्विसेज में आए, आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी करें। और जिस मोटिवेशन के साथ आप आई, उसको आपने पूरा भी किया और एक बेहतरीन रैंक के साथ पूरा किया। अनन्या, बहुत जरूरी होता है जब हम एग्जामिनेशन में है तो समझे एग्जामिनेशन क्या है। तो जो भी पहले इस एग्जामिनेशन में आ रहा है, कैसे एग्जामिनेशन को अप्रोच करें। यस मैम, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए मुझे लगता है कि एक बेहतर स्ट्रेटजी की बहुत जरूरत होती है। अगर वो आपकी स्ट्रेटजी अगर सही नहीं रही तो फिर आप कभी प्री करोगे, कभी मेंस, कभी इंटरव्यू, क्योंकि ये एक लंबी जर्नी है। तो अगर आप एक स्ट्रेटजी सही तरीके से बनाते हैं तो आपके सक्सेस होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं कैंडिडेट को कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अगर आप प्रिपरेशन करने के लिए तैयार है पूरे दिल से, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू हुए ताकि आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके पहले भी सिलेबस आपको देखना जरूरी होगा कि सिलेबस पहले आप देख ले, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि कौन सी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस को देख ले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, और जो भी रेफरेंस बुक वगैरह बताए जाते हैं इंस्टीट्यूट से या फिर बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं वो बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसे फॉलो करें। अनन्या, आपने जैसे कहा कि आप पहले समझें कि क्या नहीं पढ़ना है, मैं इसी पे आऊंगी। अब कैसे समझें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बेशक हम कहते हैं यू डू नॉट हैव टू स्टडी एवरीथिंग अंडर द सन, बट व्हाट यू हैव टू स्टडी यू मस्ट बी वेरी क्लियर विद इट। तो उस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालें आप। हाँ, जैसा कि मैम अगर मैं बीपीएससी के प्री के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैं देखती हूँ, तो उसमें सब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं और सिलेबस देखते हैं तो आपको हिस्ट्री के ही पोर्शन ले तो मिडाइवल हिस्ट्री होता है, मॉडर्न हिस्ट्री होता है और एंशिएंट हिस्ट्री होता है। तो हम देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं एंड खासकर बिहार स्पेशल से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप उसको पहले तैयार करें। फिर सेकंड थिंग है कि आए दिन करंट अफेयर्स के रोल काफी बढ़ते जा रहे हैं आपके सिलेक्शन में, तो आप उसे भी पहले मतलब कि प्रेफरेंस दे, उसे कंप्लीट करें। और करंट अफेयर्स के भी मतलब कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि मैं यहाँ से भी पढ़ लूँ, वहां से भी पढ़ लूँ, इस तरह का मतलब कि मेंटेलिटी होता है। तो उससे बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि आप एक दो सोर्स ही फॉलो करें, लेकिन उसे रिलीजियसली फॉलो करें। और तो वो काफी होगा, ढेर सारे मटेरियल इकट्ठा करने पे ना रहें, बल्कि आप रेगुलर प्रैक्टिस पे ज्यादा गौर करें। आपने जैसे बताया कि बहुत सारे मटेरियल नहीं आपको रेफर करना है, आप पहले चूज कर लें क्या मटेरियल रेफर करना है, उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। करंट अफेयर्स का आपने नाम दिया, करंट अफेयर्स बेशक जिस तरीके से हम देख रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ द एग्जामिनेशन, करंट अफेयर्स का रोल अहम हो रहा है। बेशक बहुत ज्यादा मेंस में नहीं आता है, लेकिन आप प्रीलिम्स के लिए आप तैयार रहते हैं हर भी तरीके से, हर, क्योंकि ये एंट्री स्टेज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स के लिए किन रिसोर्सेज का फॉलो करना है, और मेंस के लिए हम किस तरीके से चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सके ताकि जो 38 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो आप लिख सकें। यस मैम। मैम एक्चुअली ये करंट अफेयर्स के बहुत सारे बुक्स भी आते हैं लाइक, और चैनल्स भी हैं ऑनलाइन। तो ये मतलब कि आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस चैनल के थ्रू ज्यादा मतलब कि समझ में आता है, ज्यादा आप ग्रास्प करते हैं। तो तो यही सारा है मैम। और बाकी
मैगजीन्स जो आते थे मैं उसे ही मेंस की ये सी मैं बेस को करके पढ़ती थी, तो मुझे प्री के लिए कभी उतना सोचना नहीं पड़ता था मैम। मैं प्री के लिए ज्यादा नहीं पढ़ती थी और मेरा ठीक ठाक अच्छा मार्क्स आ जाता था, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक्स जो है वो मेरे क्लियर थे, तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। अनन्या, आपने जैसे बताया कि प्री के लिए बहुत अलग से मेहनत नहीं की, लेकिन प्री के लिए किन खास बातों का ध्यान रखना है? क्योंकि जैसे हम पहले भी बात किया कि एक एंट्री स्टेज है और जो फिफ्थ ऑप्शन होता है कई बार बहुत परेशान करता है। यस मैम। तो मैम मैं इसके लिए ये कहना चाहूंगी कि इसके लिए आपको सेट प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि अगर आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तभी आपकी आप सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में भी। जहां तक कि आपने फिफ्थ ऑप्शन की बात कही है, तो उसका भी एक ट्रेंड है। अगर आप उसे एनालिसिस करते हैं तो कुछ खास तरह के क्वेश्चंस के ही वो आंसर फिफ्थ ऑप्शन होते हैं। लाइक जैसे एक दो एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। जैसे एक क्वेश्चन आए थे कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन से हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस भी काम करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह से मतलब कि जो भी ऑप्शन होते हैं तो ये एक से अधिक होंगे। तो इस तरह से अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आप खुद आपका हिंट्स आने लगेगा कि ये इसमें फिफ्थ ऑप्शन होनी चाहिए और बाकी में किस में नहीं होना चाहिए। और बेशक जैसे अनन्या उन्हें बताया कि इसका भी एक ट्रेंड है और उस ट्रेंड को आपको समझना है, और जो एनालाइज आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आप एनालाइज करते हैं। अनन्या, ये तो हमने बात कर ली प्री की, और प्री के बारे में हमने बहुत सारी और भी बातें की। अब हम थोड़ा सा मेंस की तरफ आते हैं। मेंस में भी जो ऑप्शनल है आपका, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल था, हम उस पर बात करेंगे। कैसे तैयारी करनी है आपका? तो आपने इसी में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है हिंदी लिटरेचर में, तो शायद ये आपके लिए आसान भी रहा हो। यस मैम। बिल्कुल मैम, मैंने हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए भी जैसा कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इग्नू से किया था, तो उसके जब मैं ऑप्शनल चूज कर रही थी तो मैंने सिलेबस देखा, तो उसके 80% चीज मेरे ऑलरेडी पढ़े हुए थे, तो मुझे कोई खास ज्यादा उसमें भी इफर्ट नहीं डालने पड़े। मैंने अपने इग्नू के जो मटेरियल थे उससे खुद का नोट्स बनाया, तो उससे मुझे काफी फायदा मिला और जो कि फिर मैं इतना बेहतर कर पाई, मुझे लगता है। अनन्या, जैसे आपका बैकग्राउंड था, आपने हिंदी लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया है तो उनके लिए आप क्या खास सलाह देना चाहेंगी कि वो कैसे पढ़ सकते हैं अगर वो इस ऑप्शनल को लेना चाहें? यस मैम। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आप जो सिलेबस जो है उसे डाउनलोड कर ले। उनमें खास जो जो मतलब कि उनका जो सिलेबस है उसमें चैप्टर वाइज बटा हुआ है, तो आप देख ली उस चैप्टर से रिलेटेड रेफरेंस बुक्स कुमार सर्वेश वगैरह सर के बुक्स हैं, तो आप चाहे तो उसे रिफर कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले से नहीं पढ़े हुए हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं और आप उसका रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो फिर उसमें अच्छे खासे स्कोर किए जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं मैम। बस उसी का थोड़ा सा मॉडरेशन होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन लगभग टॉपिक सेम रहते हैं। तो अगर आप सारे डायमेंशंस कर लेते हैं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वही बात आ जाती है कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको एनालाइज करने हैं, और लगातार एनालाइज करने हैं, ताकि आपको एक डायमेंशंस मिले, ताकि आप समझें कि क्वेश्चंस रिपीट जो हो रहे हैं कम से कम उसमें आप कहीं ना चूके। अनन्या, हिंदी लिटरेचर में आपने जैसे बात की, मैं थोड़ा सा और हिंदी लिटरेचर में जानना चाहूंगी कि जब हम उत्तर लिखते हैं तो किस तरीके से उत्तर को लिखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव ऑप्शनल है लिटरेचर। हाँ बिल्कुल मैम। जैसे कि हिंदी के पार्ट हिंदी में जो हमारा ऑप्शनल है उसमें दो पार्ट है, एक भाषा खंड है और एक स्टोरीज वाली है। तो भाषा खंड जो है काफी स्कोरिंग मतलब कि कह लो कि वो पार्ट है, तो अगर उसे रेगुलर प्रैक्टिस किया जाए और उसके मीन्स उसे अगर समझ के अच्छी तरह से बार बार प्रैक्टिस किया जाए तो उसमें काफी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। रेस्ट पार्ट जो है स्टोरी वाले पार्ट, तो आप वो मीन है सिर्फ मैम हिंदी लिटरेचर है या फिर और जीएस पेपर है, मैं तो वही जानती हूँ कि आमतौर पे बच्चे यही गलती करते हैं कि उन्हें जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जो आते हैं वो उन्हें ना देखकर उन्हें जो आता होता है वो आंसर में पुट डाउन कर देते हैं, जिससे कि उन्हें अच्छी मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप क्वेश्चंस को एक बार नहीं दो बार पढ़ें, और जो क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस के जो डिमांड है उसको पहचान के और वही आंसर लिखें। ये नहीं कि कुछ भी आप लिख देंगे तो वो नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। और आमतौर पे बच्चे यही थोड़ी गलती होती है, लगता है कि मुझे नहीं आ रहा है तो जो भी आ रहा है लिख दो, नंबर तो मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं।
जीएस पेपर्स की। पेपर 1 तो आपका स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है और पेपर 2 जो है वो थोड़ा डायनेमिक है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे तैयारी की, उसमें उत्तर कैसे लिखने हैं। यस मैम, पेपर 2 में जो पॉलिटी वाला सेक्शन था तो उसके लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ा था, और उसके अलावा उससे हर एक चैप्टर जो मैं पढ़ती थी अब उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस देखती थी कि किस किस डायमेंशंस के क्या क्या क्वेश्चंस अब तक पूछे जा चुके हैं। इसके तो मैं उसका प्रैक्टिस किया करती थी। इसके अलावा अगर मैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ती थी तो जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड अगर मैटर्स चलते होते हैं, जैसे कि इधर की अगर रिसेंट न्यूज की बात करें तो जो 21 ईयर्स एज जो लड़कियों की विवाह की हो रही है, तो उससे रिलेटेड क्या हमारे करंट्स के क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर हमारे कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो मैं उसे भी साथ में तैयार करती होती चलती थी और फिर मैं उस तरह से प्रैक्टिस करती थी। और मॉक मैं राइटिंग प्रैक्टिस मॉक टेस्ट भी दिया करती थी, तो उससे काफी कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है और काफी आप बेहतर कर पाते हैं, आपके पॉइंट्स आते हैं। अगर आप रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लिखते वक्त खुद ब खुद सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आने लगते हैं, तो ये मैंने देखा है। अनन्या बताती हैं कि रेगुलर आप आंसर राइटिंग लिखते हैं तो खुद ब खुद जो पॉइंट्स हैं क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से आप कल्टीवेट करते हैं और उसी हिसाब से आप एक सूत्र के आधार पर आप क्वेश्चन जो पूछा है वो आप वहां प्रेजेंट करते हैं। अनन्या, आपका ये दूसरा अटेम्प्ट था, पहले अटेम्प्ट से दूसरे अटेम्प्ट में आपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में, टैक्टिक्स में क्या बदलाव लाए कि बेहतरीन रैंक आपने हासिल की 115? यस मैम, बिल्कुल मैम। मेरे पहले अटेम्प्ट और दूसरे अटेम्प्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस जो रहा वो मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की रही, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में मुझे आंसर राइटिंग की इंपॉर्टेंस पता ही नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था कि आंसर राइटिंग जैसी कोई चीज भी होती है। और सच कहूँ तो मैंने अपना जो पीजी का पेपर लिखा था उसके बाद डायरेक्ट मैंने सीधा एग्जामिनेशन हॉल में लिखा था, जिसका कंपनसेशन मुझे झेलना पड़ा और मैं मतलब 64 क्लियर नहीं कर पाई फाइनल तरीके से। और फिर उसको मैंने समझा, अपनी गलती सुधारी और 65th में मैंने इवन मतलब एवरी डे कम से कम मतलब कि जॉब करने के बावजूद भी मैं 3-4 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करती थी एवरी डे। और फिर एग्जामिनेशन जब नजदीक होती थी तब तो मैं पूरा मतलब सेट करके 3 घंटे का वो मैं टेस्ट दिया करती थी। तो ये मैंने इसे दूर किया, ये जो मेरी प्रॉब्लम्स थी। इसके अलावा मैंने लगभग सब कुछ किया था, बस मुझे यही मिसिंग लगता था, तो जो कि मैंने नहीं किया था और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आंसर राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आप इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करिए। और आपने जैसे अनन्या ने पहले भी इससे पहले प्रश्न के उत्तर में भी बताया था कि अगर आप रेगुलर आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या थॉट्स आपको प्रेजेंट करने हैं। और इस अटेम्प्ट में इन्होंने बहुत मेहनत की और उसका नतीजा भी हम सभी के सामने है। अनन्या, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल थी, किस तरीके से अपनी स्टडी और जॉब को मैनेज किया, क्योंकि बहुत बड़ा इशू आ जाता है वर्किंग प्रोफेशनल के साथ। यस मैम, यस मैम, मेरे साथ चूंकि मैं वर्किंग थी तो मेरे साथ प्रॉब्लम्स थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये हर एक जो भी कैंडिडेट्स हैं सबके पास अपने कुछ कुछ चैलेंजेस होते हैं। और इवन मतलब कि एक इंटरव्यू मैंने देखा था श्रुति देशमुख मैम का, जो आईएएस है, उन्होंने एक बोला था कि चैलेंजेस आर मेड टू बी चैलेंज। तो मतलब कि चैलेंजेस होते ही है कि चैलेंज देने के लिए, तो इसीलिए मैंने इसे भी इसी तरह तौर पे लिया और मुझे लगा कि एनी हाउ मुझे करना है, और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना स्ट्रेटजी बनाती थी। मॉर्निंग के 3 घंटे मैं कम से कम जरूर पढ़ा करती थी, और फिर उसके बाद मैं ऑफिस में अपना न्यूज़पेपर वगैरह कंप्लीट कर लेती थी। अपना काम करने के बाद मैं गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं रहती थी, और फिर शाम में आके 1-2 घंटे रिफ्रेश होके फिर से मैं जो पढ़ी रहती थी रिविजन करती थी और फिर राइटिंग प्रैक्टिस करती थी। एक बहुत ही बेहतरीन लाइन आपने कही कि challenges are meant to be challenged and you very well challenged all your challenges and cleared this examination. अनन्या, दिन पे दिन एग्जामिनेशन एक बहुत कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, लाखों लोग बैठ रहे, किस तरीके से जो पहली बार है चाहे दूसरी बार है अपनी प्रोबेबिलिटीज और स्ट्रॉन्ग कर सके फाइनल लिस्ट में आने के लिए, तीनों ही स्टेज की बात करें तो क्या बारीकियां ध्यान में रखनी है? यस मैम, अगर आपको फाइनल रूप से सेलेक्ट होना है तो मेरे अकॉर्डिंग कि सबसे पहले आपको डिवोट होना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, और आप में वो जुनून होना चाहिए कि मुझे करना है तो करना है। एक्सक्यूजेज बिल्कुल नहीं कि मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है या फिर मेरे पास वो नहीं है। आपको जितने भी संसाधन है, और सच कहूँ मैम तो अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं होती है, आपके पास बहुत सारी चीजों की स्कार्सिटी है, उसके बाद अगर आप उभर के आते हैं, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, तो जो खुशी होती है ना वो औरों की
खुशी से कई गुना ज्यादा बड़ी आपकी खुशी होती है, जो कि मैं फील कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि सफल मतलब कि इतनी ज्यादा मतलब कि सफलता की मतलब कि मिठास इतना अच्छा होता है, ये मैंने अभी मतलब कि महसूस किया है। और मेरे साथ बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं, नो डाउट, लेकिन मेरा संघर्ष कुछ थोड़ा मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा संघर्ष थोड़ा सा ज्यादा था, क्योंकि मेरे पापा जी नहीं है और मैं 4 सिस्टर हूँ, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे ऊपर। तो मुझे बहुत सारी चुनौतियां ऐसे भी झेलनी पड़ी, तो लेकिन इस सक्सेस भी मतलब सबसे ज्यादा मैं एंजॉय भी कर रही हूँ। तो वही सारी बात है कि आप उस तरह से मत सोचेंगे और फुल्ली डिवोट रहेंगे अपने गोल के प्रति। और प्री में जहां तक फोकस करने की बात है, तो आप वही है कि आप अपना पार्टिकुलर देखिए कि आपका वीक पोर्शन कौन सा है। बहुत सारे बच्चों की पॉलिटी आमतौर पर सही होती है, लेकिन कई सारे बच्चों की वीकनेस होती है। तो आप ये नहीं देखिए कि यार पॉलिटी पे ध्यान नहीं देना, आप खुद को एनालाइज करें कि मेरे में क्या कमी है, मुझे किस पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। तो उसी तरह और साथ ही ट्रेंड भी देखिए कि किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो एक सिस्टमेटिक आप मतलब कि थोड़ा सा टाइम लिए अगर लगता है तो लगे, लेकिन एक प्लान आपका होना चाहिए, क्योंकि आपको फाइनल सिलेक्शन जाना है, ना कि आपका प्री हो जाए, मेंस हो जाए और फिर आप लटक जाए। तो वैसा वाला बात नहीं होना चाहिए। और मेंस के लिए केवल और केवल मैं बोलूंगी कि पढ़े कम, लेकिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करें। तो ये बात ध्यान देनी है। और इंटरव्यू के लिए तो मैं कहूंगी कि आप इनिशियल स्टेज से ही अगर आप तैयारी करें तो ज्यादा बेटर है। और उसमें कुछ खास नहीं करना है, बस आप ज्यादा से ज्यादा अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दें। अगर आप उतना एक्सप्रेस चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा है, तो आपके पास नॉलेज मीन्स क्लियर करने के बाद इनफ इंफॉर्मेशन होता है कि आप चीजों को एक्सप्रेस कर दें। तो आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे शुरू से ध्यान दे सकते हैं, तो लास्ट टाइम में आपको ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। अनन्या, आपने बहुत ही अच्छे से समझाए, और जो जर्नी आपकी रही है बेशक बहुत ही इंस्पायरिंग रही है। आपने जैसे बताया कि बहुत चुनौतियां आई, आप 4 सिस्टर्स थे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर थी, लेकिन फिर भी सारी चुनौतियों को पार करके आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। और आपने जैसे कहा कि सफलता को जो स्वाद है वो और भी मीठा है आपके लिए। थैंक यू सो मच, Ananya, for joining us, and the entire team wishes you good health and good luck.